नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। तो दोस्तों, हम शुरू कर रहे हैं क्लास 7 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 9। इससे पहले हम लोग इसका एक क्लास कर चुके हैं जिसमें हमने जाना था प्रेरीज़ के बारे में। प्रेरीज़ कहाँ पाए जाते हैं? आपके नॉर्थ अमेरिका में। कहाँ पर? नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। प्रेरीज़ वे घास के मैदान हैं प्रेरीज वे घास के मैदान हैं जो कि आपके नॉर्थ अमेरिका में टेम्परेट रीजन में उगते हैं। उन घास के मैदानों को हम प्रेरीज कहते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था उनके क्लाइमेट के बारे में, फ्लोरा फौना के बारे में, कौन कौन सी सहायक नदियाँ वहाँ से होते हुए गुजरती हैं उनके बारे में, और वहाँ के निवासियों के बारे में। ठीक है दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेकंड ग्रासलैंड, जिसका नाम है द वेल्ड्स। क्या नाम है दोस्तों? द वेल्ड्स। ठीक, अब द वेल्ड्स किसको कहते हैं वह जानते हैं। द टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ साउथ अफ्रीका आर कॉल्ड वेल्ड्स। जो आपके दक्षिणी अफ्रीका के जो आपके दक्षिणी अफ्रीका के शीतोष्ण ग्रासलैंड हैं, दक्षिण अफ्रीका के जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं उनको आप क्या कहते हैं? वेल्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वेल्ड्स कहते हैं। अब वेल्ड्स कहते क्यों हैं, नाम क्यों पड़ा, ये देखते हैं। किसने नाम इसका डाला? द वेल्ड नेम वाज गिवन बाय द डच सेटलर्स। जो वेल्ड नाम दिया गया था वह दिया गया था डच के अधिवासियों के द्वारा। किसके द्वारा? डच के अधिवासियों के द्वारा। और यह कब दिया गया था? यह तब दिया गया था जब साउथ अफ्रीका ब्रिटिश का उपनिवेश नहीं था। ठीक है, कब? जब साउथ अफ्रीका पर ब्रिटिश का उपनिवेशवाद नहीं था, उससे पहले डच अधिवासियों ने इस जगह का नाम वेल्ड रख दिया था। वेल्ड्स आर रोलिंग प्लेट्यूज विद वेरिंग हाइट्स रेंजिंग फ्रॉम 600 मीटर टू 1100 मीटर। और जो आपके वेल्ड्स हैं ये पठार हैं। क्या है? ये पठार हैं। कौन से? रोलिंग पठार, उर्मिल पठार। कैसे? रोलिंग पठार हैं, उर्मिल पठार हैं, जो कि 600 मीटर से लेकर और 1100 मीटर की ऊंचाई तक देखने को मिलते हैं। इट इज बाउंड बाय द ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन इन द ईस्ट। क्या है? इन जो वेल्ड्स हैं इनके पूर्व साइड में, इन द ईस्ट, इनके पूर्व साइड में ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन है। क्या है? ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत है। टू द वेस्ट, और इसके पश्चिम में कालाहारी डेजर्ट है। इसके पश्चिम में कालाहारी डेजर्ट है। ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, और जो कि आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर हाई यील्ड्स, ऊंचे वेल्ड्स हैं। हाई वेल्ड्स, ऊंचे वेल्ड हैं। आर लोकेटेड दैट अटेन ए हाइट ऑफ मोर देन 1600 मीटर। और जो वहाँ पर एल्ड हैं इन सम प्लेसेस, वहाँ पर कुछ जगहों में लगभग 1600 मीटर से भी ऊंचे वेल्ड आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, नॉर्मली कितने होते हैं? 600 से 1100 मीटर। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में अगर बात करें, उत्तर पूर्व में अगर बात करें, तो वहाँ पर 1600 मीटर से भी ऊंचे वेल्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। लुक एट द मैप, अफ्रीका का मैप देखेंगे अभी। नेम द कंट्रीज दैट आर कवर्ड बाय वेल्ड्स, और वहाँ पर वे देश भी बताने हैं जो कि वेल्ड से घिरे हुए हैं या ढके हुए हैं। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर ऑरेंज एंड लिम्पोपो ड्रेन द रीजन। इस क्षेत्र को, जो आपका ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र को ऑरेंज नदी और लिम्पोपो नदी, इन क्षेत्रों से ऑरेंज नदी और लिम्पोपो नदी की जो सहायक नदियां हैं वह अपवाहित होती हैं, वे अपवाहित होती हैं। आइए अब मैप देखते हैं कि मैप में जो वेल्ड है वह एक्चुअली है कहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो वेल्ड है साउथ अफ्रीका में। अब ये अफ्रीका हो गया। अब इसका लगभग आप कह सकते हो कि हिस्सा कौन सा है? ये नीचे साउथ है भाई। ऊपर क्या होता है? ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है। ठीक है, तो हमने पढ़ा अभी कि इसके ईस्ट में तो क्या है? ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन है। ठीक है, ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन है। और
इसके वेस्ट में क्या है, वेस्ट में है आपका कालाहारी डेजर्ट। क्या है, कालाहारी डेजर्ट। अब आपका यहाँ पर कि कौन कौन से जो कंट्री हैं वह इससे घिरी हुई हैं, ये आपको बता देते हैं। नेम द कंट्रीज दैट आर कवर्ड बाय द वेल्ड्स। वैसे तो ये होमवर्क मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं। इसमें आपके 6 देश आते हैं। कौन सा, साउथ अफ्रीका। कौन सा दोस्तों, साउथ अफ्रीका, स्वाजीलैंड, बोट्सवाना, जिम्बाब्वे, नामीबिया, लोसोथो। ठीक है। अब ये इस मैप में है कहाँ, वे आपको बता देते हैं। ये देखिए दोस्तों, आपको मैं इसमें नंबर डाल देता हूँ कलर करके। आई थिंक ग्रीन विल बी बेस्ट। ये देखिए, ये वाला दिख रहा है आपको दोस्तों, ये वाला है आपका साउथ अफ्रीका। क्या है, साउथ अफ्रीका। उसके बाद साउथ अफ्रीका हो गया, साउथ अफ्रीका ये है। फिर आपका आता है नामीबिया। क्या आता है, नामीबिया, नंबर 2। ये हो गया आपका नामीबिया। फिर आता है आपका बोट्सवाना। तो जो इन दोनों के बीच में है दोस्तों, ये है बोट्सवाना, नंबर 3। नंबर 4 पे बात करूं अगर मैं आपकी कि क्या आता है, जिम्बाब्वे। तो बोट्सवाना के आप कहोगे नॉर्थ ईस्ट साइड में, तो ये आपका आता है जिम्बाब्वे। ठीक है भाई, हम नीचे चले साउथ साइड से। सबसे पहले साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की अगर बात करें हम, नॉर्थ वेस्ट साइड में आपका हो गया, नॉर्थ वेस्ट साइड में आपका हो गया, बताइए बताइए बताइए, क्या नाम बताया था, नामीबिया। क्या बताया था, नामीबिया। फिर उसके नामीबिया के ईस्ट साइड में कौन सा है, बोट्सवाना। बोट्सवाना के नॉर्थ ईस्ट साइड में कौन सा देश है, जिम्बाब्वे। ठीक है दोस्तों, कौन सा है, जिम्बाब्वे। ये आपके हो गए 4, साउथ अफ्रीका, बोट्सवाना, नामीबिया और जिम्बाब्वे। अब बात आती है लेसोथो और स्वाजीलैंड की। तो आपका जो नीचे हमने साउथ अफ्रीका बताया, वहाँ पे आपका ये देखिए थोड़ा सा एक छोटा सा हिस्सा है इस तरीके से। ये तो आपका है लेसोथो, और इसके ऊपर भी इतने हिस्सा है, और वह आपका है स्वाजीलैंड। ठीक है, याद रखिएगा प्लीज़। ठीक है दोस्त, तो ये आपको मैंने बताए 6। इसके अलावा कुछ एडिशनल अगर आप चाहते हैं तो आपको बताता हूँ कि जिम्बाब्वे जो आपका बोट्सवाना है, बोट्सवाना के ऊपर जो आपका ये जगह है जाम्बिया है। और आपने एक सुना होगा मोजाम्बिक। क्या है, सुना होगा ना, मोजाम्बिक। मन किया कि आपको बता दूं, इसलिए बता रहा हूँ। ये वाला एरिया आपका मोजाम्बिक। ठीक है दोस्त, तो इस चीज़ को आप याद रखें, समझ सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी आपको देने की कोशिश की गई है। अब यहाँ पर आते हैं यहाँ क्लाइमेट के बारे में कि यहाँ पर एक्चुअली क्लाइमेट कैसा रहता है। द वेल्ड्स हैव ए माइल्ड क्लाइमेट ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन ओशन। और जो ये वेल्ड्स हैं यहाँ पर नम क्लाइमेट रहता है, नम जलवायु रहती है। कैसी जलवायु रहती है, नम जलवायु रहती है। और क्यों रहती है, क्योंकि यहाँ पर हिंद महासागर, इंडियन ओशन को क्या कहते हैं, हिंद महासागर का प्रभाव रहता है। हिंद महासागर के प्रभाव के कारण जो वेल्ड्स होते हैं वहाँ की जलवायु नम रहती है। विंटर्स आर कोल्ड एंड ड्राई। जो सर्दी होती हैं, ये सर्दी ठंडी और ड्राई, सूखी होती हैं। ठीक है, जो आपकी सर्दियां होती हैं ये ठंडी और शुष्क होती हैं। टेम्परेचर वेरी बिटवीन 5 डिग्री टू 10 डिग्री सेल्सियस एंड जुलाई इज़ द कोल्डेस्ट मंथ। ठीक है, यहाँ पर जो तापमान रहता है वह लगभग 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और यहाँ पर, कहाँ पर, अफ्रीका में जो आपके वेल्ड्स जंगल हैं, यहाँ पर जुलाई सबसे ठंडा महीना होता है। आपके यहाँ सबसे गर्म होता है, लेकिन वहाँ पर सबसे ठंडा महीना जुलाई होता है। समर्स आर शॉर्ट एंड वार्म। जो समर होता है, जो ग्रीष्म ऋतु होती है, वह बहुत कम समय के लिए होती है और बहुत गर्म होती है। भाई ग्रीष्म तो गर्म होगी, तो बहुत कम समय के लिए होती है और गर्म होती है। जोहान्सबर्ग रिकॉर्ड्स अबाउट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन द समर। यहाँ ग्रीष्म समय में जोहान्सबर्ग नाम के शहर में सबसे
ज़्यादा टेम्परेचर जो दर्ज किया गया है वह है कितना, 20 डिग्री सेल्सियस। कितना दर्ज किया गया है, 20 डिग्री सेल्सियस। कितना, 20 डिग्री सेल्सियस। द वेल्ड्स रिसीव रेनफॉल मेनली इन द समर मंथ्स फ्रॉम नवंबर टू फरवरी। नवंबर से जो गर्मियों के समय होते हैं, कब, नवंबर से लेकर फरवरी तक यहाँ पर वर्षा होती है, बारिश होती है। वेल्ट्स में, जो वेल्ट्स एरिया है, वेल्ट्स रीजन है, वहाँ पर गर्मियों में नवंबर से लेकर फरवरी तक क्या होती है, बारिश होती है। दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ द वार्म ओशियन करंट दैट वॉज द सोर्स ऑफ द वेल्ड। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पर गर्म महासागरीय जलधारा बहती है। कैसी, गर्म महासागरीय जलधारा प्रवाहित होने के कारण यहाँ का नवंबर से लेकर फरवरी तक का बारिश में होती रहती है। ठीक है। इफ़ द रेनफॉल इज स्कैंटी इन द विंटर मंथ, अगर सर्दियों के समय में यहाँ पर बारिश कम हो, अगर सर्दियों के समय में यहाँ पर बारिश कम हो, कब, जून से लेकर अगस्त तक। सर्दी कब है यहाँ पर, जून से लेकर अगस्त तक। मतलब कि जिस समय इंडिया में गर्मी होती है उस समय अफ्रीका में सर्दी होती है, जिस समय इंडिया में सर्दी होती है उस समय वहाँ पर गर्मी होती है। सो कंफ्यूज मत होना। ठीक है। इफ़ द रेनफॉल, अगर बरसात कम होती है सर्दी के मौसम में, और सर्दी का मौसम कब है, जून से लेकर अगस्त तक, जून से लेकर अगस्त तक, तो वहाँ पर सूखा भी पड़ सकता है, तो वहाँ पर सूखा भी पड़ सकता है। अब आइए फ्लोरा, अभी आपको बताया था पिछली क्लास में वनस्पति जात, और फोना बताया था प्राणी जात। ठीक है। ऑल द स्पीसीज ऑफ वेजिटेशन, ऑल द स्पीसीज ऑफ वेजिटेशन इज नोन एज फ्लोरा एंड ऑल द स्पीसीज ऑफ एनिमल्स इज नोन एज फोना। सो द वेजिटेशन कवर इज स्पर्स, जो आपका वनस्पतियाँ यहाँ पर ढकती हैं, बड़ी विरल हैं। विरल आप कह सकते हो कम। ग्रासेस डोमिनेट द लैंडस्केप, और जो यहाँ पर ज़मीन है, लैंड है या स्थल रूप है, वह क्या है, बेसिकली उस पर घास उगती है, वे घास से ढके हुए होते हैं। यहाँ के लैंडस्केप, यहाँ की ज़मीन घास से ढकी हुई होती है। रेड ग्रास ग्रोज इन बुश वेल्ड्स, रेस ग्रास, जो आपके झाड़ियों वाले वेल्ड्स हैं उनमें लाल घास पैदा होती है। जो आप बुश में सोते हैं झाड़ियाँ, तो झाड़ियों वाले वेल्ड्स के इलाकों में आपकी लाल घास पैदा होती है। इन द हाई वेल्ड्स, और जो आपके ऊंचे वेल्ड्स हैं, कौन से, जो 1600 मीटर से ऊंचे हैं, इन द हाई वेल्ड्स, उनमें एकेसिया और मेरुला की प्रजाति देखने को मिलती है। एकेसिया बबूल के पेड़, अकेसिया बबूल और मरूला के पेड़ देखने को मिलते हैं। द एनिमल्स ऑफ द वेल्ड्स आर प्राइमरीली, मुख्य तौर पर जो वेल्ड्स मैदान है, वेल्ड्स जगह है, वेल्ड्स हिली माउंटेन है, यहाँ पर आपको मुख्य रूप से जानवर देखने को मिलते हैं। वह मिलते हैं लॉयन, शेर, लियोपार्ड, तेंदुआ, चीता और कुड़ू। ये आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। देखिए साइड में आपको एक फिगर भी दिखाई गई है, जो कि किसकी है पिक्चर, ये तेंदुए की। अब आते हैं यहाँ के निवासियों के बारे में। पीपल, लोग, निवासी। वेल्ड्स आर नोन फॉर कैटल रियरिंग एंड माइनिंग। बेसिकली जो हम वेल्ड्स को जानते हैं, वह जानते हैं कि यहाँ पर पशुपालन किया जाता है और यहाँ पर खनन मिलती हैं। क्या होता है, पशुपालन किया जाता है और खनन मिलती है। द सोइल्स आर नॉट वेरी फर्टाइल इन द वेल्ड्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिसकंटिन्यूस ग्रासेस एक्सपोजिंग बैरन सरफेस। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ नहीं है, वेल्ड्स की मिट्टी उपजाऊ नहीं है। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिसकंटिन्यूस ग्रासेस, क्योंकि जो बंजर सतह को उजागर करने वाली जो यहाँ पर बंद घास होती हैं उनकी वजह से, मतलब कि बंजर ज़मीन बनाने वाली यहाँ पर कुछ घास हैं, बंद घास कह लो या अनिरंतर घास कह लो, उनकी उपस्थिति की वजह से यहाँ की मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ नहीं है। हाउएवर वेयर द लैंड इज़ फर्टाइल क्रॉप्स आर ग्रोन,
जबकि यहाँ पे जो भूमि ज़मीन उपजाऊ है वहाँ पर फसल उगाई जाती है। द मेन क्रॉप्स आर मेज, यहाँ की मुख्य जो फसलें हैं वह मेज, मक्का, वीट, गेहूँ, बार्ले, जौ, ओट्स और पोटैटो, आलू, ये यहाँ की मुख्य फसलें हैं। कैश क्रॉप्स, यहाँ पर नकदी फसल उगाई जाती है। कौन कौन सी? टोबैको, शुगर केन, गन्ना और कॉटन, कपास। ये 3 फसलें कुछ मुख्य फसल हैं, जैसे कि टोबैको, शुगर केन, कॉटन। इस तरह के यहाँ पर नकदी फसल भी उगाई जाती है। शिप रियरिंग, क्या दोस्तों? शिप रियरिंग जो भेड़ पालन है, यह भी यहाँ का एक मुख्य उद्योग कहा जाता है। शिप इज़ ब्रेड मेनली फॉर वूल, यहाँ पर भेड़ पाली जाती हैं किस लिए? ऊन के लिए। किस लिए? ऊन के लिए, जिसकी वजह से वर्ल्ड में ऊनी उद्योग, जिसकी वजह से वर्ल्ड में ऊनी उद्योग भी फैल गया है। मैरिनो शिप, अब यहाँ पर स्पीशीज का नाम बताया है शिप की, कौन सी? मैरिनो शिप इज़ ए पॉपुलर स्पीशीज, बड़ी प्रसिद्ध प्रजाति है। देयर वूल इज़ वेरी वार्म, क्योंकि इनकी जो ऊन होती है बहुत ज़्यादा गर्म होती है। डेयरी फार्मिंग इज़ द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन, और यहाँ पर दुग्ध उत्पादन, दूध का उत्पादन भी अगला मुख्य व्यवसाय है। कैटल आर रियर्ड इन द वार्मर एंड वेटर रीजन्स, जो मवेशियाँ होते हैं ये पाले जाते हैं यहाँ पर, कहाँ? जो एरिया वार्मर गर्म सा होता है और थोड़ा वेट नम सा होता है, गर्म और नम वाले क्षेत्र में यहाँ पर मवेशियाँ पाले जाते हैं। एंड द डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक बटर एंड चीज़ आर प्रोड्यूस्ड फॉर बोथ डोमेस्टिक सप्लाई एंड ऑल्सो फॉर एक्सपोर्ट, और यहाँ पर बटर, मक्खन और चीज़ जो दूध के उत्पादक हैं इनकी पैदावार की जाती है, जो कि घर के इस्तेमाल के लिए, घरेलू इस्तेमाल के लिए भी काफ़ी होते हैं, और इनका निर्यात भी किया जाता है। एक्सपोर्ट मीन्स निर्यात, जब आप कहीं बाहर बेचें तो घरेलू इस्तेमाल के लिए भी काफ़ी होता है, और यहाँ पर इसका निर्यात भी किया जाता है। किसका? बटर, चीज़, जैसे कि मक्खन, चीज़, इनका। द वेल्ड्स हैव रिच रिजर्व ऑफ मिनरल्स, जो आपके वेल्ड्स हैं, ये आपके वेल्ड्स मैदान हैं, वेल्ड्स ग्रासलैंड हैं, ये एक्चुअली यहाँ पर खनिज भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। खनिज भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। खनिज कौन से? जैसे कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री। कैसी? आयरन और स्टील इंडस्ट्री हैज़ डेवलप्ड वेयर कोल एंड आयरन आर प्रेजेंट, जो आपका लोह उद्योग और स्टील उद्योग होता है यह वहाँ पर उपस्थित है जहाँ पर आपका कोयला और आयरन की खानें मिलती हैं। गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग आर मेजर ऑक्यूपेशंस ऑफ पीपल ऑफ दिस रीजन, और इस क्षेत्र के जो लोग हैं उनका मुख्य व्यवसाय है सोने और हीरे की खानें। क्या है? सोने और हीरे की खानें। जोहान्सबर्ग इज़ नोन फॉर बीइंग द गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, और जोहान्सबर्ग जो हमने भी आपको बताया था कि जहाँ पर तापमान आपका मैक्सिमम गर्मियों में 20 डिग्री सेल्सियस होता है, वह जोहान्सबर्ग को हम दुनिया की स्वर्ण राजधानी, सोने की राजधानी के नाम से भी जानते हैं। किसको? जोहान्सबर्ग। तो ये वर्ड, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बसा होना चाहिए। अगर कोई पूछे विच प्लेस इज नोन एज द गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, तो जवाब एकदम आपको देना चाहिए क्या? जोहान्सबर्ग। क्या? जोहान्सबर्ग। और है कहाँ पर? अफ्रीका में। कहाँ पर? अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में। ठीक है। नेक्स्ट, किम्बरले इज फेमस फॉर इट्स डायमंड माइन। अब जिस तरह जोहान्सबर्ग गोल्ड की वजह से प्रसिद्ध है, उस तरह किम्बरले भी प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डायमंड, हीरे की खानें हैं। क्या है? वहाँ पर डायमंड मतलब हीरे की खानें हैं। माइनिंग ऑफ डायमंड एंड गोल्ड इन साउथ अफ्रीका लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेड टाइज विद ब्रिटेन एंड ग्रेजुअली साउथ अफ्रीका बिकेम ए ब्रिटिश कॉलोनी। अब इन हीरे और सोने की खानों की वजह से, जो आपके साउथ अफ्रीका में हीरे और सोने की खानें थी, इसकी वजह से एक धीरे धीरे क्या हुआ कि ब्रिटिश के साथ, कि जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन के साथ एक व्यापारिक संबंध स्थापित हो गया। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेड टाइज, एक व्यापारिक संबंध स्थापित हो गया, और ग्रेजुअली धीरे धीरे साउथ अफ्रीका ब्रिटिश उपनिवेश
ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया। ब्रिटिश का उपनिवेश बन गया। ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया। कब? जब वहाँ पर डायमंड और गोल्ड की जो खनन थी, जो माइन थी, उनकी वजह से उनमें आपस में क्या बना? एक व्यापारिक संबंध बना। उस व्यापारिक संबंध के बाद में क्या हुआ? धीरे धीरे वह साउथ अफ्रीका जो था ब्रिटेन का क्या बन गया? उपनिवेश, कॉलोनी बन गई। दिस मिनरल रिच एरिया हैज़ ए वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट। और जो आपका एक सुविकसित व्यवस्था है किसकी? जो आपका ये क्षेत्र है, जो मिनरल रिच एरिया है, मतलब खनिज प्रचुर मात्रा में जो एरिया है, जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में खनिज होने के कारण इस क्षेत्र में को सुविकसित व्यवस्था दी गई है किस चीज़ की? यातायात की। तो आप कह सकते हैं दिस मिनरल रिच एरिया हैज़, कि जो आपका ये प्रचुर मात्रा में खनिज वाला क्षेत्र है, यह एक बड़ा ही सुविकसित, यहाँ पर एक बड़े अच्छे से सुविकसित व्यवस्था है किसकी? यातायात की। क्योंकि यातायात होगा तभी तो यहाँ से इन मिनरल्स की आवाजाही हो सकती है, तभी ये यहाँ से वहाँ पहुँचाए जा सकते हैं। अगर सुविकसित नहीं होगा, वेल डेवलप्ड नहीं होगा, तो फिर यहाँ पर यातायात नहीं होगा, परिवहन नहीं होगा, तो ये जो प्रोडक्ट है, जो मिनरल्स हैं, ये भी यहाँ से कहीं और नहीं जा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए, तो ये हमारा चैप्टर 9 कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा और आपसे उम्मीद करूँगा कि आप लोग इस एक्सरसाइज को पढ़ेंगे, इसको करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे विश्वास है कि आप लोग इसको बड़े अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है और आपने समझा है। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए, अभी आपको बताया था कि किम्बरले इज़ फेमस फॉर। किम्बरले किस लिए प्रसिद्ध है? भैया आपने पढ़ा है कि हमने दो चीज़ पढ़ी, एक गोल्ड के लिए प्रसिद्ध है, एक डायमंड के लिए। गोल्ड के लिए हमने पढ़ा जोहान्सबर्ग प्रसिद्ध है, तो डायमंड के लिए कौन हुआ? किम्बरले प्रसिद्ध हुआ। मैरिनो स्पीसीज हमने पढ़ी थी अभी, जो कि वर्ल्ड में पढ़ी थी, क्या? कि ये एक शिप की प्रजाति है। ठीक है, गुड। अब इस तरीके से आपको ये सब सोल्व करने हैं, समझने हैं, उनको याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है दोस्तों, इसमें आप लोग बहुत कुछ जानते हैं, सीखते हैं, और आपके हर एग्ज़ाम में यही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसको आप बड़े अच्छे से कीजिए, समझिए। अगर आपको कोई समस्या आती है तो मैं हमेशा आपके लिए यहाँ उपस्थित हूँ। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ अच्छे मटेरियल के साथ। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।